हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टॉपेल शुरू करेंगे, विबंध, जिसे हिंदी में विबंध कहते हैं। ये चैप्टर 8 में है। कहाँ से 151 सॉरी 115 से लेके 117 तक है। ठीक है, ये 3 सेक्शनों में है। अब इसको बीएसए में भी कहाँ रखा गया है, बीएसए वाला देख लेते हैं। ये जरूरी भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 2023 का आया है, इसको चैप्टर 8 में, तो चैप्टर तो ठीक है, चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर 8 इंडियन एविडेंस एक्ट और बीएसए दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर तो ठीक है, पर बीएसए में कहाँ दिया है, और बीएसए में ये कहाँ सेक्शन इसके क्या अलग से हैं। 121 से लेके 123 तक है। ठीक है, 123 तक, तो ये बीएसए में हो गया। तो इतनी चीज़ बाकी, और इसमें कोई बदलाव विबंध में नहीं किया गया है। तो आई होप इतना, जो 115 से 117 तक पुराने एविडेंस में दिया गया था, नए एविडेंस में 121 से लेके 123 तक में इसका उल्लेख किया गया है। अब इसको जो देखो, पढ़ाने को तो स्टॉपेल में बहुत सी चीज़ें हैं, पढ़ाने में तो बहुत, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसे मैं चीज़ों को बता देता हूँ, जिससे आपकी क्लियरिटी रहे कि वो आसान क्वेश्चन या वो जो क्वेश्चन वो आए वो गलत ना हो। पढ़ाने को तो स्टॉपेल बहुत बड़ा टॉपिक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी जोड़ सकते हो, सीपीसी से भी जोड़ सकते हो, सेल्स ऑफ गुड एक्ट से भी जोड़ सकते हो, टीपीए से भी जोड़ सकते हो। पढ़ाने का तो बहुत है लेकिन मैं एविडेंस के आधार पे पढ़ाऊंगा। जो एविडेंस में स्टॉपेल को किस लिए शामिल किया गया, इसलिए उसको पढ़ाऊंगा। इस वजह से थोड़ा सीमित दायरा रख के मैं इसे पढ़ाऊंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं स्टॉपेल। सबसे पहले स्टॉपेल याद रखो, जो मैं बता रहा हूँ ये याद करना, सिविल मामलों में है। ठीक है, स्टॉपेल का नियम सिविल मामलों में। नंबर 1। नंबर 2, एक केस लिख लेना, पिकार्ड वर्सेस सीयर्स का केस। ये खूब इंपॉर्टेंट है, पिकार्ड वर्सेस सीयर्स का केस। इसको क्या कहते हैं, 1837 में ये केस आया था। ठीक है पहला वाद है स्टॉपेल पे एक ऐसा, स्टॉपेल पे फर्स्ट केस है, ये याद कर लेना। स्टॉपेल का पहला केस कौन सा है, पिकार्ड वर्सेस सीयर्स, और ये सिविल मामलों में 2 चीज़ें हो गया। अब देखो एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें। देखो इंग्लैंड में और भारत में इसमें क्या क्या है। देखो इंग्लैंड में ये इक्विटी पे आधारित है, साम्या पे आधारित है इंग्लैंड में। लेकिन भारत में इसको क्या कर दिया गया, भारत में इसको वैधानिक बना, 115 से 117 मतलब किसी एक्ट में रख दिया गया, वैधानिक बना दिया गया है और अधिनियमित कर दिया गया है। वैधानिक या अधिनियमित कर दिया गया है। इंग्लैंड में वैधानिक और अधिनियमित नहीं किया गया, वहाँ इक्विटी के आधार पर इसका पालन किया जाता है। लेकिन भारत में इसको क्या बोलते हैं, वैधानिक और अधिनियमित कर दिया गया। ये याद कर लेना, दोनों में, इंग्लैंड और भारत में। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। अभी मैं सेक्शन शुरू करता हूँ, पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। अब आ जाओ, फिर एक चीज़ क्या पढ़ना है इसमें, एक वो है सूक्ति है, लैटिन सूक्ति है, उसको याद कर लेना। नेमो NEMO डिबेट DEBET, नेमो डिबेट क्वाड COCQUOD क्वाड, नॉन NON नॉन, हैबिट HABET हैबिट। ठीक है, ये कोटेशन याद कर लेना, खूब इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मैं बता रहा हूँ सॉरी जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते चलना। इतनी चीज़ें तो गलत मत करो, एटलीस्ट सेक्शन मत गलत कर देना, चैप्टर मत गलत कर देना। पिकार्ड वर्सेस सीयर्स का केस पूछेगा तो वो मत गलत कर देना। नेमो डेविड क्वाड नॉट हैबिट जो सूक्ति है, स्टॉपेल का आधार, इंग्लैंड में जो स्टॉपेल का आधार है वो साम्या है, भारत में जो है वो वैधानिक और
किसका? अधिनियमित आधार है। इतनी चीज़ें याद कर लेना। अब नेबो, डेविड, क्वाड, नॉन हैबिट का मतलब क्या होता है ये जानते हो? इसका अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने से बेहतर स्वास्थ्य का अंतरण नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति जो होगा, कोई व्यक्ति, नोट कर लो, कोई व्यक्ति अपने से अच्छे स्वातत्व का मतलब जो उसके पास है उससे ज़्यादा अंतरित स्वातत्व अंतरित नहीं कर सकता है। ठीक, नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति अपने से अच्छा स्वातत्व अंतरित नहीं कर सकता है जो वह स्वयं धारण करता हो। इतनी चीजें हो गई, ये याद कर लेना। अब आ जाओ स्टॉपेल में क्या वो है, इसका वैधानिक आधार कहाँ कहाँ दिया गया है, कहाँ कहाँ अंगीकृत। वैसे तो इसको बहुत जगह दिया है, लेकिन एक टीपीए की धारा 35, 41, 43 पढ़ लेना। टीपीए की धारा बोल दे रहा हूँ यार, सॉरी टीपीए में एक पढ़ लेना आप लोग 35, 41, 43 कहाँ कहाँ अधिनियमित किया गया। और फिर पढ़ लेना सेल्स ऑफ गुड एक्ट में, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ लेना कहाँ कहाँ दिया है। सेल्स ऑफ 27 और 28 में सेल्स ऑफ गुड एक्ट में दिया है। वाणिज्य और अभिकर्ता द्वारा रखी गई उस पर भी स्टॉपेल लागू किसके संदर्भ में किया गया है? तो और कहाँ दिया गया है? वाणिज्य अभिकर्ता मतलब कॉमर्शियल द्वारा, जो वाणिज्य अभिकर्ता द्वारा जो गिरवी रखी जाती है उसमें, वाणिज्यिक जो गिरवी रखी जाती है उसमें इसका किया गया। ठीक है, और कहाँ किया गया है वो देख लेते हैं। 2 हो गए। और एक देखो, इसको अभी हम स्टॉपेल के जब प्रकार बताएंगे तो वहाँ बता देंगे, इसको यहाँ मत पढ़ो, इसको छोड़ दो। अभी स्टॉपेल का इतना 2 चीज़ याद कर लेना, बाकी जो अभी पढ़ना है वो मैं स्टॉपेल का जब प्रकार बताऊंगा तब। अब देखो विबंधन क्या है? एक प्रक्रिया का नियम है। ये क्या है? एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया का नियम है, ये याद कर लेना। प्रक्रिया का नियम है स्टॉपेल। बट इसमें एक ये प्रक्रिया का नियम होने के कारण ये वाद का कारण नहीं होता, काज ऑफ एक्शन नहीं होता, वाद का कारण प्रदान नहीं करेगा, प्रदान नहीं करेगा, वाद का कारण प्रदान नहीं करता, ये याद कर लेना। ये काज ऑफ एक्शन नहीं देता है। काज ऑफ एक्शन मतलब वाद करने का कोई आधार नहीं देता, किस आधार पे आप वाद ला सकते हो। ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये विबंधन क्या करता है? प्रतिरक्षा में देखो विबंधन क्या करता है, ये भी याद कर लेना। विबंधन क्या करता है? प्रतिरक्षा में विबंधन प्रतिरक्षा में अभिवचन योग्य है। किसी चीज को अपने अभियोजन योग्य है, मतलब ये अभियोजन का आधार हो सकता है, प्रतिरक्षा का आधार हो सकता है, लेकिन काज ऑफ एक्शन का आधार नहीं हो सकता। ये याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और, विबंध क्या? ढाल का। इससे क्या जाहिर होता है? विबंधन किसका? ढाल का काम कर रहा है, तलवार का नहीं, तलवार का नहीं, ये याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये प्रतिरक्षा का आधार, तो ये ढाल है। देखो एक हाथ में ढाल होती है, ढाल से रोका जाता है और तलवार से मारा जाता है, तो ये मारने का अधिकार नहीं देता है, मतलब ये वाद कारण नहीं देता। ये ढाल मुझे रोकने का, प्रतिरक्षा करने का, अपनी रक्षा, ढाल मतलब अपनी रक्षा करने का, तो ये ढाल है, ये रक्षा करने का आधार देता, तलवार का नहीं देता। ठीक है, तलवार चलाने का अधिकार नहीं देता है। इतनी चीजें हो गई होंगी। अब आ जाओ, अब क्या देख लेते हैं यार, इसको नए पन्ने पे लिख लेते हैं। चलो, इसमें देखो विधि शास्त्रीय आधार क्या क्या है। अब इसका विधि, अरे सॉरी, शास्त्रीय आधार। अब विधि शास्त्रीय आधार क्या है? सॉरी,
तबीयत थोड़ी नहीं सही है, सॉरी। कोई भी व्यक्ति, देखो कोई भी व्यक्ति होगा वो एक साथ अनुमोदन तथा अनुमोदन, मतलब कोई व्यक्ति क्या एक साथ किसी बात को मना या स्वीकार नहीं कर सकता। अनुमोदन मतलब मना कर सकता, अनुमोदन मतलब स्वीकार कर सकता, अनुमोदन मतलब अस्वीकार कर सकता। मतलब कोई एक साथ एक ही बात को स्वीकार अस्वीकार नहीं कर सकता, अनुमोदन नहीं कर सकता। नंबर 2, कोई भी व्यक्ति एक ही समय पे दो विरोधी बातें नहीं कह सकता है, दो विरोधी बातें नहीं कह सकता है, दो विरोधी बातें नहीं कह सकता है, ये याद कर लेना, दो विरोधी बातें नहीं कर सकता है। और एक याद कर लेना, इसमें मैक्सिम होता है, इसी में विधिशास्त्रीय आधार में एलिजेंस, GANS एलिजेंस, कंटेरिया, CONTRARIA, नॉन ईस्ट ऑडियंस, ENDUS, AUDIDI, ये लिख नहीं जा रहा, मैं बोल दे रहा हूँ, DIENDUS, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रतिकूल बातें करने वाले व्यक्ति को जो उल्टी बातें करना है, उल्टी बातें करता मतलब प्रतिकूल मतलब उल्टा बात जो करता है, उल्टा बात करने वाले व्यक्ति को नहीं सुना जाना चाहिए। जिस लिए आया है उस लिए अगर वो बात नहीं करता तो उल्टी बातें जो करता है उसको नहीं सुनना चाहिए। ये कौन, एरिस्टॉटल कहता है। और एक चीज़ कहता है कि जो अध्याय 8 में है वो आचरण द्वारा, देखो एक चीज़ और देख लो, इसको मिटा देता हूँ। इसमें जो दिया गया है फोर्थ क्या है, फोर्थ जो दिया है, ये चैप्टर 8 में जो चीज़ें दी गई हैं वो किससे, आचरण द्वारा विबंध, अभी विबंधन के प्रकार पढ़ाएंगे, आचरण से द्वारा विबंध से संबंधित है। और विलेख द्वारा विबंध तथा अभिलेख द्वारा विबंध अन्य अध्याय 8 की परिधि में नहीं आते। तो विलेख द्वारा, ये याद कर लेना, अध्याय 8 में केवल आचरण द्वारा, कंडक्ट द्वारा आचरण आता है, ये याद कर लेना, खूब पूछता है, ठीक है। विलेख द्वारा और अभिलेख द्वारा ये अध्याय 8 में नहीं आते हैं, ये याद कर लेना। विलेख द्वारा और अभिलेख द्वारा अध्याय 8 में नहीं आते, केवल आचरण द्वारा विबंध अध्याय 8 में आता है। अब पढ़ लेते हैं विबंध के प्रकार। विबंध के प्रकार कौन कौन से हैं वो पढ़ लेते हैं। विबंध के प्रकार, टाइप्स क्या क्या, प्रकार, विबंध के प्रकार कौन कौन से हैं। तो एरिस्टॉटल भाई पहला है रिकॉर्ड, एरिस्टॉटल भाई रिकॉर्ड यानी कि अभिलेख द्वारा विबंध। अभिलेख द्वारा विबंध क्या होता है, किसे कहते हैं, इसको CPC के धारा 11 में बताया गया है। उदाहरण से समझ, जो विबंध क्या कहता है, सक्षम न्यायालय द्वारा उत्पन्न होता है उसे अभिलेख द्वारा विबंध कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जो सक्षम न्यायालय द्वारा उत्पन्न होता है, जो विबंध न्यायालय द्वारा लगाया जाता है, ये एविडेंस में इसका विस्तार नहीं, इसका विस्तार कहाँ है, CPC में। और ये ऐसा विबंध होता है जो अभिलेख द्वारा, रिकॉर्ड द्वारा उत्पन्न, यानी कि जो न्यायालय द्वारा उत्पन्न किया जाता है उसे अभिलेख द्वारा विबंध कहते हैं, रिकॉर्ड बाय एरिस्टॉटल कहते हैं। अब आ जाओ डीड, एरिस्टॉटल बाय डीड, इसको क्या कहते हैं, अगर व्यक्ति दस्तावेज में कोई क्या बोलते हैं, क्या करता है, कोई चीज़ लिख देता है। अगर किसी दस्तावेज में कोई चीज़ कोई व्यक्ति लिख देता है, ये न्यायालय द्वारा होता है, ये व्यक्ति द्वारा होता है डीड। एरिस्टॉटल बाय डीड मतलब विलेख द्वारा,
डीड, इसी वजह से अभिलेख और विलेख में अंतर होता है, इसी वजह से मैं इसे इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश में पढ़ना आपको आसान हो जाएगा। अभिलेख और विलेख, रिकॉर्ड पढ़ना, रिकॉर्ड किसका होता है, न्यायालय में रिकॉर्ड रखा जाता है, तो रिकॉर्ड से पढ़ना तो न्यायालय 11 से तहत वो हो जाएगा। तो एस्टॉपेल बाय रिकॉर्ड न्यायालय द्वारा किया जाता है। एस्टॉपेल बाय डीड, कोई व्यक्ति दो व्यक्ति अपने आपस में बीच में कोई चीज लिखते हैं और उस अगर वो उन दोनों ने वो कोई चीज डीड में लिख दी है तो उससे अब उनको मुकरने नहीं दिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एस्टॉपेल बाय डीड। एस्टॉपेल बाय डीड क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने एक कागज पे एक बात को लिख दिया, अब उस बात से उनको मुकरने नहीं दिया जाएगा। और इसके पहले एस्टॉपेल बाय रिकॉर्ड क्या, न्यायालय ने कोई चीज अपने आदेश में दे दिया तो अब उस चीज को उस बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा, ये हो जाएगा रिकॉर्ड। अब आ जाओ तीसरा क्या कहता है, एस्टॉपेल बाय कंडक्ट। यही आपको मेन पढ़ना है। इसी को 115 से 117 तक में आपको एक व्यक्ति द्वारा आचरण द्वारा कैसे ये है, ये कहाँ बताया गया, ये एविडेंस, तो इसी को आपको पढ़ना है। तो आई होप आपको एविडेंस के तीनों प्रकार आ गए होंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्या कहता है, अब आपको शुरू करना आचरण द्वारा विबंध। अब आचरण द्वारा विबंध हम सेक्शन से शुरू करते हैं, ठीक। आ जाओ क्या कहता है, देखो अब पढ़ो आचरण द्वारा। आचरण द्वारा कैसे हो जाएगा, 115 से 70 तक 100 आचरण द्वारा विबंध। अब पढ़िए 115, जबकि एक व्यक्ति ने अपनी घोषणा, कार्य या लोप द्वारा, मतलब कोई चीज घोषणा करके या किसी एक्ट द्वारा या किसी एक्ट को नहीं करके, डिक्लेरेशन करके या किसी चीज के एक्ट को किया है या एक्ट को ना करके, अन्य व्यक्ति को विश्वास साशय कराया, मतलब उसका एक्ट, उसका लोप या उसका घोषणा ऐसा हो कि किसी व्यक्ति को विश्वास दिलाता हो। क्या विश्वास दिलाता हो, उसका इंटेंशन यह हो कि किसी व्यक्ति को क्या हो जाए, विश्वास हो जाए, उसके ऊपर बिलीव कर ले, उसके एक्ट से, उसके लोप से या उसके क्या बोलते हैं, उसकी घोषणा से कोई व्यक्ति उसके ऊपर विश्वास कर ले कि कोई बात वह जो वो कह रहा है वो सत्य है और ऐसे विश्वास पर कार्य कराया या करने दिया है। और मतलब उसी विश्वास पे या तो उसने कार्य किया है या कार्य करने दिया है, तब ना तो उसे और ना ही उसके प्रतिनिधि को अपने और ऐसे व्यक्ति के या उसके प्रतिनिधि के बीच किसी वाद या कार्रवाई में उस बात की सत्यता का प्रत्याख्यान, मतलब मना करने दिया जाएगा, मना नहीं करने दिया जाएगा। अरे प्रत्याख्यान मतलब एक्सेप्ट करने दिया जाएगा। अगर उसने कहा है तो उसे क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, प्रत्याख्यान किया जाएगा, ठीक है। अरे सॉरी, मना करने दिया जाएगा, मना, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई। क्या चीज हो गया, क्या कर सॉरी, अब इसको साधारण सी बाद में समझो क्या चीज है। एक व्यक्ति है, ठीक है, वो कोई घोषणा या कोई कार्य या कोई लोप करता, उस लोप से, जैसे ए है वो क्या करता है, कोई कार्य करता है, कोई घोषणा करता है, कोई कार्य करता है या कोई लोप करता है, ठीक है। ए ने ये तीनों काम किया, इससे क्या होगा कि बी विश्वास कर ले कि क्या करे, और ए का क्या आशय होना चाहिए कि ए क्या कर ले, विश्वास कर ले। क्या विश्वास कर ले, ये विश्वास कर ले कि जो वो बात कह रहा है वो सत्य है, जो ए बात कह रहा है वो सत्य है। उसकी घोषणा से वह उसके कार्य या उसके लोप से ए का ये इंटेंशन हो कि उसकी इस चीज से बी उसके घोषणा, उसके कार्य और उसके लोप को क्या मान ले, सत्य मान ले और विश्वास करके भी किसी कार्य को करे, विश्वास करके या करने दिया जाए। तब अब बात जब उसने ये तीनों चीज की तो अब क्या कह रहा है, अब इन तीनों चीजों में जो उसने बात की है तो किसी वाद या कार्रवाई में ए को या ए के प्रतिनिधि को उसकी जो बातें उसने की गई है उससे पीछे हटने नहीं दिया जाएगा। यही स्टॉपेल काम कर देगा, उसको अपने पीछे हटने नहीं दिया जाएगा। तो यही क्या हो गया, आचरण द्वारा विबंध हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ए बी दो व्यक्ति रख लेना, ए कोई घोषणा, कोई कार्य, कोई लोप करता है जिससे बी विश्वास कर लेता और विश्वास करके उसकी बात को सत्य मान लेता और उसके आधार पर वो कोई कार्य करता है या कोई कार्य करता है।
अब ए ने जो घोषणा या कार्य या लोप किया है उसको किसी वाद या कार्रवाई में उसको उस बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा, ये 115 कहता है। अब आ जाओ 115 का ये उदाहरण पर लिया जाए, क्या कहता है, का साशय और मिथ्या रूप से खा को विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है कि आमुक भूमि किसकी है, का की है, ठीक है, और तद द्वारा खा उसे क्रय करने और उसका मूल्य चुकाने के लिए उत्प्रेरित करता है। तत्पश्चात भू का की संपत्ति हो जाती है और का इस सिद्धांत पर कि विक्रय के समय उसका उसमें हक नहीं था, विक्रय अपास्त करने की ईप्सा मतलब दावा करता है, उसे अपने हक का अभाव साबित करने नहीं दिया जाएगा, रोक दिया। जब आपने पहले ही उसको विश्वास दिला दिया कि यह संपत्ति मेरी है और बाद में उसके आपके नाम वो संपत्ति आ गई, तो अब आप ये नहीं कह सकते हो कि जिस समय मैंने सेल डीड लिखी थी उस समय मेरे अधिकारी मेरे स्वामित्व में ये संपत्ति नहीं थी। अब आपको इस चीज से रोक दिया। स्टॉपेल मतलब बंद कर देना, मुंह को रोक देना, किसी चीज को अपने बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा। ऐसा क्यों? जैसे कहते हैं नहीं, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, मतलब जब आपको फायदा हो रहा हो तो आप उसको एक्सेप्ट कर लिए, जब उस चीज से आपको नुकसान हो रहा हो तो आप उसका डिनाई कर दीजिए। तो कोर्ट इन बातों को नहीं आपको करने देगा, रोक देगा आपको। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो टिप्पणी भी मैं लेके आया हूं क्योंकि टिप्पणी पढ़ने लायक है, इस वजह से मैं टिप्पणी यहां पे ले आया हूं। टिप्पणी को पढ़ लो। इसमें क्या कहता है, विबंध का सिद्धांत निम्नलिखित 3 सूत्रों पे आधारित है, ये याद कर लेना, ये मेंस में भी लिखने को आपको आ जाएगा। कोई व्यक्ति अपने दोषपूर्ण कार्य का लाभ नहीं उठा सकता, मतलब आपने कोई गलत कार्य किया है, आपने क्या बोलते हैं कोई दोषपूर्ण तरीके से मिसडीड करके किसी को और कोई बेनिफिट उठाया है, तो अब आपको उस चीज़ से उससे आपको लाभ नहीं उठाने दिया, उससे आपको बेनिफिट नहीं उठाने दिया जाएगा। किसी दोषपूर्ण मिसडीड करके किसी चीज़ आपको बेनिफिट नहीं उठाने दिया जाएगा, आपको लाभ। आप गर्म और ठंडी सांसें एक साथ नहीं ले सकते। शिवश्याम वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य। आप एक ही समय में स्वीकार और अस्वीकार दोनों बातें नहीं कर सकते हैं, ये चीजें याद कर लेना। पुरुषोत्तम बनाम भागवत शरण, इसमें कोई ज्यादा पढ़ाने वाली कोई टिपिकल चीजें नहीं है, ये सब आप समझ सकते हो। जो टिपिकल होगा वो मैं बता दूंगा। जो परस्पर विरोधी बातें करता उसे नहीं सुनना चाहिए। एलिजेंसा कॉन्ट्रिया नॉनसिस्ट ऑडियंस विधि साम्य न्याय शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका प्रमुख उद्देश्य सद्भाव और ईमानदारी को बढ़ावा देना, ये याद कर लेना। क्या है? गुड फेथ, सद्भाव को और क्या, ईमानदारी को बढ़ावा देता है। छल एवं कपट के कार्यों में वाद के पक्षकारों के हितों की सुरक्षा करता है। श्री कृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी खूब इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है ये केस को के मामले में यह अवधारित किया गया कि विश्वविद्यालय को दाखिले के 3-4 वर्ष बाद दाखिले को रद्द करने की छूट नहीं दी जा सकती है। बाद में आप उसे, जब आपने उसे दाखिला दे दिया तभी आपको उसके कागज चेक करने, अब वो एग्जाम में बैठ गया, एग्जाम पास कर दिया, तो अब कॉलेज की अथॉरिटी की ये पावर नहीं है कि उसे बाहर निकाल दे। अब आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। स्टॉपेल के प्रकार मैंने पढ़ा दिया। अब देखो इसके अपवाद पढ़ लो, ये भी खूब इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ इसका जो वो है इलस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो व्याख्या किया है इस बियर एक्ट में वो बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसका अपवाद क्या है? जब सत्यता दोनों पक्षकार को ज्ञात हो। अब इसका वाला उदाहरण है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष वाला केस इसमें आ जाएगा। जब सत्यता दोनों पक्षकार को हो तब स्टॉपेल वहां नहीं होगा। विधि के प्रश्न पर स्टॉपेल नहीं होता है। कानून के विरुद्ध स्टॉपेल नहीं लागू हो सकता। कानून तो बदला करता है भाई, एक बार 497 को वैध ठहरा, एक बार अवैध ठहरा दिया, तो अब वहां स्टॉपेल नहीं होगा कि एक बार आपने उससे बड़ी बेंच बना के उसे परिवर्तित किया जा सकता। अब उसे, क्योंकि अगर आपको कानून में नई नई चीजें पैदा होती तो कानून के विरुद्ध स्टॉपेल नहीं लागू होता, विधि के प्रश्न पर का स्टॉपेल लागू नहीं होता। अगर कोई विधि का प्रश्न उत्पन्न हुआ तो ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ स्टॉपेल लागू होगा। विधि के प्रश्न पर स्टॉपेल नहीं लागू होगा, कानून के विरुद्ध स्टॉपेल लागू नहीं होगा। मतलब क्वेश्चन ऑफ लॉ पे और अगेंस्ट द लॉ पे
क्वेश्चन ऑफ लॉ अगेंस्ट द लॉ। और क्या, जब सत्यता दोनों पक्षकार को ज्ञात हो तब भी स्टॉपेल नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। विबंधन का विस्तार देह मामले के ज्ञान जिस पर व्यक्ति का प्रत्यावेदन करता पर आधारित नहीं होता। शरद चंद्र दे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, खूब इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसका डिटेल भी पढ़ लेना, ठीक है। तो जितने एग्जाम में आते थे उतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और इसमें देख लेते हैं कोई बताने वाली चीज़ होगी तो वो बता दूंगा मैं। शरद चंद्र दे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा का केस आप पढ़ लेना जरूर। देखो इसमें एक चीज़ मैं आपको छोड़ दिया है, एक होता है, एक इसमें स्टॉपेल के प्रकार में क्वासी स्टॉपेल होता है, प्रोमिजरी स्टॉपेल जिसे कहते हैं। इस विबंध को न्यायालय ने उत्पन्न किया है। क्वासी स्टॉपेल मतलब ये है नहीं, लेकिन मैं इसे बता दे रहा हूँ, किताब उताब पढ़ना तो वहाँ मिलेगा। क्वासी स्टॉपेल इसको कहते हैं अर्ध विबंध, जो न्यायालय द्वारा उत्पन्न किया गया है, ठीक है। जो क्वासी स्टॉपेल मतलब प्रोमिजरी स्टॉपेल, जो न्यायालय द्वारा कुछ समय के लिए लगाया जाता, पूरी तरीके से नहीं लगाया जाता किसी चीज को यथास्थिति, ये न्यायालय क्वासी द्वारा, क्वासी स्टॉपेल हो जाएगा इसे, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज क्या कहता है वो देख लेते हैं। इधर तो ये धर्मदास इसको पढ़ लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट धर्मदास घोष वाला बता दिया। दोनों पक्षकार जानते हो तब स्टॉपेल लागू नहीं होगा। पिकार्ड वर्सेस सीयर्स भी मैंने शुरू में ही बता दिया, ये भी आप देख लेना, बता दिया इसको भी मैंने। अब आ जाओ 116 में। 116 स्पेसिफिक मामले हैं, ये बिंदृष्ट मतलब स्पेसिफिक मामले हैं। क्या है स्पेसिफिक मामला? 116 देखो इसको मैंने पहले ही बता दिया है। किसके साथ? 121 के साथ पढ़ोगे 115 को, 116 को किसको? 122 के साथ पढ़ना, बीएसए के साथ 122 के साथ 116 को पढ़ोगे। अब आ जाओ इसमें क्या क्या है। इसमें क्या कहता है 116 और 117 मैं साथ में ही बता दे रहा हूँ। ये देखो क्या क्या चीज़ दिया पहले, ये देखो इसमें लैंडलॉर्ड, इसमें मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो याद कर लेना। एक होता है लाइसेंसी और एक होता है लाइसेंसर, इसको स्मॉल से लाइसेंसर, और एक होता है लैंडलॉर्ड और एक होता है टीनेंट। तो ये कहाँ बताया गया? 116 में। पहले जो चीज़ें हैं वो एक दिमाग में बैठ जाए। लाइसेंसर और लाइसेंसी और लाइसेंसर कहाँ दिया गया है? ये आपको दिया गया है 116 में, और टीनेंट और लैंडलॉर्ड भी 116 में दिया गया। अब क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा 117 में। 117 में आपको क्या दिया गया है? 117 ये तो हो गया आपका बिंदृष्ट मामले। 116 इसको देखो मैं पेज पे समझा दे रहा हूँ, ऐसे याद कर लेना। 116 में आचरण द्वारा विबंध, आचरण द्वारा विबंध, 117 में भी आचरण द्वारा विबंध है। अब दोनों में आचरण द्वारा दिया गया तो अंतर क्या है ये याद कर लेना। इसमें है बिंदृष्ट मामले, इसमें बिंदृष्ट मामले, तो इसमें कितने मामले? 2 मामले हैं। अब 2 मामले कौन कौन से हैं? एक लाइसेंसी एक लाइसेंसर का मामला है, और एक लैंडलॉर्ड और एक टीनेंट का मामला है, ठीक है। अब आ जाओ ये कौन सा है? सामान्य मामला है। ये सामान्य मामला, तो इसमें कौन कौन से मामले? इसमें 3 मामले आते हैं। इसमें देखो लाइसेंसी और लाइसेंसर का, और फिर उसके बाद कौन सा आता है? दूसरा कौन सा आता है? बेली और बेलर का, और फिर तीसरे कैसे? ड्रायर और एक्सेप्टर का। एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट करता है, ड्रायर मतलब जो ड्रा करता है, एक्सेप्टर मतलब जो एक्सेप्ट करता है। तो इतने चीज़। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब मैं इसमें 2 चीज़ें बताता हूँ। 116 में जो चीज़ें होंगी वो टाइटल पे आधारित होंगी। एक चीज़ छूट गया, ये टाइटल पे आधारित होंगी।
टाइटिल से अगर कोई चीज़ें संबंधित होगी तो वो कहाँ आएंगी, 116 में। और अथॉरिटी से अगर कोई चीज़ें संबंधित होंगी, अथॉरिटी से कोई चीज़ें संबंधित होंगी, अथॉरिटी से कोई चीज़ें संबंधित होंगी तो वो कहाँ आएगी, वो आपकी आ जाएगी 117 में। अगर अथॉरिटी कौन है ये पता कराना हो तो ये कहाँ से पता करोगे, ये पता करोगे आप 117 से। और टाइटिल के बारे में अगर कोई चीज़ें हैं तो वहाँ इस्टॉपेल कहाँ है, 116 के माध्यम से लागू होगा। अब देखो इतनी चीज़ें हो गई, अब आप आ जाओ 116 पे। तो आपको ये चीजें पता होगी। पहले दो चीजें याद कर लो। 116 सबसे पहले विनिर्दिष्ट मामलों से संबंधित है, स्पेसिफिक मामलों से। स्पेसिफिक मामले कौन कौन से दो हैं, अगर लाइसेंसी और लाइसेंसर के बीच में कोई मामला है तो लैंडलॉर्ड और टीनेंट के बीच में कोई टाइटिल बेस्ड मामला है तो 116 लागू होगा। टाइटिल से संबंधित अगर मामले हैं तो उस पर 116 लागू होगा। और 117 में कितने, 3 मामले हैं, एक लाइसेंसी एक लाइसेंसर का है, एक बेली और बेलर का है, एक ड्रायन और एक एक्सेप्टर का। और इसमें किस चीज़ से संबंधित, अथॉरिटी बेस से, कि अथॉरिटी किसकी है उससे संबंधित मामला हो तो 117 में। तो मेरे ख्याल से आपको ये मोटी बातें समझ में आ गई। अब ये सेक्शन क्या कहता है, अब आइए शुरू करते हैं। 116 को मैंने बता दिया कि 122 के साथ आपको पढ़ना है पुराने में। 116 कहता है, सॉरी 116 पहले इसको ऊपर बताओ। 116 कहता है अभिधारी और कब्जाधारी व्यक्ति अनुगतधारी का विबंध। स्थावर संपत्ति, स्थावर संपत्ति मतलब आप लोग तो जानते हो, ठीक है, किसको भी बताना पड़ेगा, स्थावर संपत्ति भी। इनमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति। स्थावर संपत्ति को अगर नहीं जानते तो यहाँ अचल संपत्ति, इनमूवेबल प्रॉपर्टी लिख लो। किसी अभिधारी मतलब मकान मालिक को या अभिधारी से व्युत्पन्न अधिकार से दावा करने वाले व्यक्ति। तो दावा कौन कर सकता है, किराएदार। ऐसे अभिधृत के चालू रहते, मतलब उस दौरान जो रह रहे थे, जब वो लैंडलॉर्ड और टीनेंट के मतलब उसमें थे। अभिधृत मतलब क्या होता है, मतलब उस अधिकार में रह रहे थे। वो एक आदमी लैंडलॉर्ड था, एक आदमी टीनेंट था। तो इसका प्रत्याख्यान मना नहीं करने दिया जाएगा कि ऐसे अभिधारी के भूस्वामी का ऐसा स्थावर संपत्ति पर उस अभिधृत के आरंभ पर हक था तथा किसी भी व्यक्ति को जो किसी स्थावर संपत्ति पर उस कब्जाधारी को अनुज्ञप्ति द्वारा आया है, इसका प्रत्याख्यान नहीं करने दिया जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को उस समय जब अनुज्ञप्ति दी थी तो उसके कब्जे का हक था। मतलब क्या कहता है, टाइटिल से ये नहीं आप डिनाई कर सकते कि हक नहीं था या हक था। इसके बारे में टाइटिल से संबंधित आपको मुकरने नहीं दिया जाएगा। व्यपदेशन करता क्या करता है, अपने व्यपदेशन से आबद्ध होगा और वह उससे मुकर नहीं सकेगा। ठीक है, वह उस चीज से मुकर नहीं सकेगा। ये कहाँ बताया गया है, 116 में। टाइटिल बेस्ड है, स्वार्थ पर आधारित है। 116 लोकनीति के सिद्धांत पर आधारित है। यह आधारभूत एक बार अभिधारी सदैव अभिधारी, वंस अ टीनेंट ऑलवेज अ टीनेंट। ये कौन सी धारा कहती है, 116। इसको याद कर लेना, ये एक चीज छूट गया था। 116 निम्नलिखित के बीच के मकान मालिक और किराएदार के बीच में, अनुज्ञप्तधारी और अनुज्ञप्त दाता के बीच में। 116 का सैद्धांतिक आधार यह है, जब पक्षकार ने यह स्वीकार कर लिया कि वे किराएदार और मकान मालिक के संबंध रखे हैं और यदि एक को उसके अनुसार कब्जा दे दिया जाता तो वह यह तो जब तक कब्जे में हो तब तक किराएदारी के तथ्य को इनकार नहीं किया जा सकता। अर्थात वह यह नहीं कह सकता कि संपत्ति पर मालिक का वैध स्वामित्व नहीं है। अगर मैंने आपको मकान पे किराएदार रखा और आपको किराएदार के रूप में कब्जा दिया तो अब आप अपने मुख से स्टॉपेल वहाँ लागू हो जाएगा। आप अपने मुख से ये बात नहीं कह पाओगे कि मैं उस मकान का स्वामी नहीं हूँ। ये किराएदार को कहने से रोक दिया गया। उसकी टाइटिल, इसी वजह से समझाया, उसकी टाइटिल पर आप प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते। ये दिमाग में रखना, आप किराएदार हो,
किराएदार को इस बात से रोका गया आप उसके स्वामित्व पर प्रश्न नहीं, क्योंकि आपने तो उसको मालिक समझ के किराए पे मकान लिया। तो आप जब एक बार किराए के मकान में घुस गए, किराएदार हो गए, तो आप हमेशा किराएदार रहोगे, आप उसके स्वामित्व पर प्रश्न नहीं उठा सकते हो। ठीक है, 116 ये कहता है। और लाइसेंसी और लाइसेंसर में भी यही चीज है कि वो उस व्यक्ति को लाइसेंस इशू करने का अधिकार नहीं था, आपको लाइसेंस जारी हो गया, आप उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब आ जाओ 117 पे, टाइटल की संबंधित चीजें 117 पे। अब टाइटल से संबंधित तो स्पेसिफिक मामला हो गया, टाइटल से संबंधित। अब दूसरा क्या हो जाएगा, 117 में क्या चीज मैंने बताई थी आपको, 117 में क्या चीजें बताई थी आपको कि सामान्य मामले, जनरल मामले आ जाएंगे। 117 में आपको क्या हो जाएंगे, जनरल मामले आ जाएंगे। यहां पे क्या हो जाएगा, विनिमय पत्र के प्रतिग्रहीता, उपनियति और अनुज्ञप्तधारी का विबंध। अब देखो इसमें क्या आ गया, विनिमय पत्र का प्रतिग्रहीता, एक्सेप्टर और उपनियति, बेली बेलर, अनुज्ञप्त लाइसेंसी और लाइसेंसर आ गया। ठीक है, अनुज्ञप्तधारी भी आ गया। तो अनुज्ञप्तधारी दोनों में आ गया, ये याद कर लेना। तो इसमें 3 मामले आ गए, आपको तीनों मामले मैंने बता दिए थे। ठीक है, बेली और बेलर भी बताया था, और क्या क्या चीजें मैंने बताई थी तीनों में, बेली और बेलर भी बता दिया था मैंने आपको, और क्या बोलते हैं लाइसेंसी और लाइसेंसर भी बता दिया था, ड्रायर और एक्सेप्टर भी बता दिया था। किसी विनिमय पत्र के प्रतिग्रहीता को इसका प्रत्याख्यान करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी कि लेखीवाल, लेखीवाल मतलब ड्रायर जो लिख रहा है, लेखीवाल जो ड्रायर है, लेखीवाल, ठीक है, जो ड्रायर है जो लिख रहा है, ठीक है, को ऐसे विनिमय पत्र लिखने या उसे पृष्ठांकित करने का प्राधिकार था, और न किसी उपनियति या अनुज्ञप्तधारी को इसका प्रत्याख्यान करने दिया जाएगा कि उपनिधाता या अनुज्ञापित को उस समय जब ऐसे उपनिधान या अनुज्ञप्तधारी प्रारंभ हो तो ऐसे निधान करने या अनुज्ञप्त करने का प्राधिकार नहीं था, अथॉरिटी नहीं था। अगर कोई लाइसेंसी है, वो आपको कोई लाइसेंस इशू कर रहा है, तो आप इस चीज़ का प्रश्न नहीं उठा सकते कि उसको अधिकार नहीं था उस लाइसेंस को जारी करने का, उस लाइसेंस को जारी करने का उसका अधिकार नहीं था। अगर कोई ड्रायर है, वो विनिमय पत्र जारी कर रहा है, वो विनिमय पत्र लिख रहा है, और विनिमय पत्र ने लिख के, तो जिसको विनिमय पत्र वो लिख रहा है, बेलर को, बेलर ये नहीं कह सकता है कि लेकिन उसको ये ड्रायर सॉरी लेखीवाल मतलब ड्रायर। तो बेलर देखो ऐसे समझो, सॉरी मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसको समझो, गलत हो जाएगा। लाइसेंसी लाइसेंसर को बताए, बेली और बेलर को। ठीक है, बेली और बेलर किस में होते हैं, उपनियति, जहां उपनिहित किया जाता है किसी चीज को। तो बेली अगर कोई चीज आपको उपनिहित कर रहा है, आपको कोई चीज दे रहा है, तो बेलर ये प्रश्न नहीं उठाएगा कि सर ये आप हमको गलत तरीके या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो प्रश्न नहीं उठा सकता कि आपको प्राधिकार नहीं है ऐसी चीजों को जाए, आप लेने से मना कर दीजिए, लेकिन आप ये प्रश्न नहीं उठा सकते कि आपको उपनिहित करने का अधिकार नहीं है। ड्रायर और एक्सेप्टर मतलब जो लेखीवाल है, वो क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको मना नहीं कर सकता। तो ये 117 उसके प्राधिकार पर प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। ये कहाँ बताया गया, 117 में। तो आई होप इतनी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई होंगी। अब आ जाओ, किसी विनिमय पत्र या प्रतिग्रहीता इसका प्रत्याख्यान कर सकता है कि विनिमय पत्र वास्तव में उस व्यक्ति द्वारा लिखा गया था जिसके द्वारा लिखा गया तात्पर्य था। ये स्पष्ट कर दे रहा है, क्या क्या चीज़ आप उठा सकते हो वो स्पष्ट कर दे रहा है। यदि कोई उपनिहित माल या उपनिधाता से अन्य किसी व्यक्ति को परिदत्त करता तो यह साबित कर सकेगा कि ऐसे व्यक्ति का उस पर उपनिधाता के विरुद्ध अधिकार था। अब आ जाओ, इस धारा के अनुसार क्या हो जाएगा, इसको तो विनिमय पत्र में प्रतिग्रहीता को या इनकार करने की अनुमति नहीं थी जो अधिग्रही दी जाएगी कि लेखीवाल को विनिमय पत्र लिखने या पृष्ठांकित करने का अधिकार नहीं था। यही मैंने बता दिया आपको। किसी उपनियति को, ये खूब इंपॉर्टेंट, इसे खूब जितनी बार पढ़ लेना, उपनियति को इनकार करने की अथॉरिटी से सारी संबंधित है, नहीं दी जाएगी। उपनिधान करते समय उपनिधाता को उपनिधान करने का अधिकार नहीं था। ये सब उसकी अथॉरिटी को डिनाई नहीं कर सकते। 117 में अथॉरिटी है, यही पकड़ लेना।
इसका की पॉइंट अथॉरिटी, 50 बार बता रहा हूँ, इसका की पॉइंट अथॉरिटी है। और 116 का की पॉइंट है टाइटिल, स्वातंत्र के उसका उस संपत्ति पे अधिकार नहीं है, वो मकान मालिक नहीं है, वो लाइसेंस ही नहीं है, उसको उस व्यक्ति उस सामान का लाइसेंस इशू करने की पावर नहीं है। ये चीज़ याद रख लेना हमेशा। अनुज्ञप्तिधारी को यह इनकार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी कि अनुज्ञापक को अनुदान करने का अधिकार नहीं था, कि उसको लाइसेंस जारी करने का अधिकार नहीं था। उसको भी प्रतिबंध कर दिया कि आप इस चीज़ का नहीं, कि मैं जो लाइसेंस इशू किया उसको मेरा अधिकार नहीं था लाइसेंस इशू करने का। तो ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को 115, 116, 117 समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि मेरा ये प्रयास कैसे लगा। थैंक यू।